नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसे कहते हैं कि पतीली में जो चावल पक रहा है उसका एक दाना निकाल कर देखिए तो पता चल जाता है चावल पक गया है या नहीं। सारे दानों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से राजनीति में कभी कभी एक बयान ऐसा होता है जो राजनीति का भविष्य बता देता है या राजनीतिक घटनाओं का क्रम क्या होने वाला है आने वाले समय में, इसके बारे में बता देता है। और चुनाव के समय अगर ऐसा बयान आए तो वो चुनाव के नतीजे की ओर भी इशारा कर देता है। पश्चिम बंगाल की बात पिछले 2-3 एपिसोड में कर चुका हूँ। आज फिर से पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ और उसकी वजह है एक बयान, और वो बयान है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो लगभग अब अगले साल जो है 1 मई को 2 मई को जो है वो उनके 15 साल हो जाएंगे सत्ता में रहते हुए। 15 साल जो मुख्यमंत्री रही हो किसी राज्य की, केंद्रीय मंत्री रही हो, अपनी पार्टी बनाई हो, 27 साल से पार्टी चला रही हो, संघर्ष किया हो, सड़क पर जान की बाजी लगाकर पार्टी को खड़ा किया हो, आगे बढ़ाया हो, लोकप्रिय बनाया हो, उस नेता की ओर से अगर इस तरह का बयान आए तो समझिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि नेता के अंदर और उसकी पार्टी के अंदर, अब नेता के अंदर हताशा और निराशा दिखेगी तो आप समझ सकते हैं कि कैडर की क्या हालत होगी। और ये दोनों एक दूसरे को रब ऑफ करते हैं। नेता की हताशा कार्यकर्ता पर असर डालती है और कार्यकर्ता की जो हताशा है, निराशा है, वो नेता पर असर डालती है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर आज आप किसी से भी पूछेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक से भी पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत कठिन है। और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का नाम लेते ही कि वो बड़ी लड़ाकू नेता है, ज़मीनी नेता है, जनाधार है, और जहाँ तक वेलफेयर योजनाओं का सवाल है वो भाजपा से किसी मामले में पीछे नहीं है। इतनी सारी वेलफेयर योजनाएं चलाई हैं और सबसे बड़ी शक्ति उनकी, अगर वेलफेयर योजनाओं की दृष्टि से और जनाधार की दृष्टि से देखें तो वो महिला वोटर, महिलाओं में वो पश्चिम बंगाल की बहुत लोकप्रिय है। महिलाओं में उनकी लोकप्रियता का मुकाबला केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो वहाँ ममता बनर्जी बाजी मार लेती हैं। तो इसलिए भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल, 2016 से बीजेपी कोशिश कर रही है, केवल 3 सीट जीत पाई थी 2016 में विधानसभा में। उसके बाद 2014 आया, लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में थी, बड़ी संख्या थी लोगों की जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। बड़े संघर्ष के बाद भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लोगों को लग रहा था कि उनकी लोकप्रियता का असर होगा और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन सिर्फ 2 सीटें मिली। इस घटना ने यह साबित किया कि राष्ट्रीय नेता की लोकप्रियता से राज्य में चुनावी सफलता मिलने की गारंटी नहीं बनती जब तक कि आपका संगठन ना हो। वैसे ही है कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश का पानी वही ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है जिसके पास बर्तन हो। यही चुनाव के समय होता है। पार्टी का नेता कितना भी लोकप्रिय हो, मैं राष्ट्रीय नेता की बात कर रहा हूँ और राज्य के नेता की भी, अगर संगठन नहीं है, संगठन का आधार नहीं है, संगठन मजबूत नहीं है तो वो वोट में तब्दील नहीं होता, वोट में नहीं बदलता। वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ 2014 में। फिर 2016 का मैंने बताया ही विधानसभा चुनाव, सिर्फ 3 सीटें मिली। उसके बाद आया 2019 का लोकसभा चुनाव। यहां से भाजपा ने करवट ली और मजबूत दस्तक दी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जब उसने सीपीएम और कांग्रेस दोनों को हाशिए पर धकेल दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 से सीधे 18 सीटें मिली। 42 सीटें हैं कुल पश्चिम बंगाल में लोकसभा की। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिली और सीपीएम को शायद 1 सीट मिली थी या 1 भी नहीं मिली। बाकी सीटें ममता बनर्जी को मिली। वहां से जो क्रम चला, पश्चिम बंगाल की राजनीति को बीजेपी ने 2 ध्रुवीय बना दिया कि ममता बनर्जी के सामने, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सामने कोई खड़ा हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
लेकिन फिर 2021 का विधानसभा चुनाव आया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव ऐसा बनाया, और वो नैरेटिव बना था 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत या परफॉर्मेंस के आधार पर, उसकी नींव पर, और लग रहा था कि अट्टालिका खड़ी हो जाएगी। अट्टालिका खड़ी तो हुई, लेकिन भाजपा की उम्मीद या भाजपा समर्थकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं। 3 से बीजेपी 77 पर पहुंच गई, लेकिन सत्ता से बहुत दूर रह गई। 2019 में उसको 41% वोट मिले थे। ये भाजपा के लिए ऐतिहासिक घटना थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में। 2021 में जब उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तब भी 38% से 38% से ज़्यादा वोट मिला। यानी ये स्थापित हो गया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2 ही ध्रुव हैं, टीएमसी और बीजेपी। बाकी पार्टियां हाशिए पर चली गईं। और ये बाकी पार्टियां जब मैं कह रहा हूं तो कोई ये छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, 1 जिले 2 जिले 4 जिले की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, इस समय भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और जिसका लगातार 30 साल तक पश्चिम बंगाल में राज रहा। और फिर लेफ्ट पार्टीज, खासतौर से सीपीएम, जिसका 34 साल तक लगातार पश्चिम बंगाल में राज रहा। तो दोनों ने मिलाकर, दोनों पार्टियों ने 64 साल पश्चिम बंगाल पर राज किया। आज हालत यह है कि इन दोनों पार्टियों का एक भी विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा में नहीं है, और लोकसभा में सीपीएम का कोई सदस्य नहीं है, कांग्रेस का एक है, वो भी बाहर से हैदराबाद से लाकर, और कांग्रेस का एक सदस्य है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2 बड़ी राजनीतिक शक्तियों का, जो अतीत में बड़ी राजनीतिक शक्तियां थीं, उनका क्या हाल हुआ। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ही निकली हुई है, तो कांग्रेस का सारा जनाधार ले लिया ममता बनर्जी ने, और सीपीएम का जो तंत्र था, उनका जो सिस्टम था, उसको जो है उन्होंने एक तरह से कहिए गोद ले लिया। तो जो लोग सीपीएम के लिए कटमनी लेते थे, गुंडागर्दी करते थे, वसूली करते थे, वो टीएमसी के लिए करने लगे। तो टीएमसी ने अपना आधिपत्य पश्चिम बंगाल पर बना लिया। फिर ममता बनर्जी की लोकप्रियता, उनका जुझारूपन, महिला मतदाताओं में उनकी पकड़, इन सब ने उनको एक तरह से अजेय बना दिया था। ये पहला चुनाव होने जा रहा है ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से, जब ममता बनर्जी अजेय नहीं दिख रही हैं। और मैं जो बात कह रहा था कि एक बयान की, और मैं ये बात कह रहा हूँ अब इस एक बयान के आधार पर। देखिए, जो नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मजबूत हो, और अगर उसमें कॉन्फिडेंस हो, तो वो अपनी बात कहता है, अपनी उपलब्धियों की बात करता है, वो बताता है कि उसने क्या किया है जितने साल से सत्ता में है, और उसके विरोधियों की कमजोरी क्या है, उसके विरोधियों को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, क्यों उनको नहीं चुनना चाहिए। इन सब मुद्दों पर बात होती है। आज पश्चिम बंगाल में जितने मुद्दे हैं, उन सब पर ममता बनर्जी डिफेंसिव में है। चाहे आप गवर्नेंस की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा। घुसपैठिए कोई पश्चिम बंगाल के लिए खतरा है ऐसा नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो जो डेमोग्राफी बदल रही है, उसका व्याप केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल से निकलकर ये घुसपैठिए देश भर में फैल रहे हैं, फैल चुके हैं। और पश्चिम बंगाल जो है वो एंट्री पॉइंट है इन घुसपैठियों का, और वही सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है उनका। वहीं से उनके फर्जी कागज बनते हैं, जिनको लेजिटिमेट बनाया जाता है। जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनको इस देश का नागरिक बनाया जाता है। जो हिंसात्मक घटनाओं, सांप्रदायिक घटनाओं में शामिल होते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होते हैं, जो हर तरह के अपराध में शामिल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद के लिए सबसे बड़ी नर्सरी वो है, आतंकवादियों के लिए सबसे बड़ा सहारा वो है। ऐसे घुसपैठियों का ममता बनर्जी समर्थन कर रही है, संरक्षण कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उनका वोट मिलना उनको निश्चित है। उनको वो आश्वस्त हैं इस बात के प्रति कि घुसपैठियों का वोट तृणमूल कांग्रेस के अलावा और किसी को नहीं मिलेगा।
इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं उनको बचाने के लिए। एसआईआर से जो पहचान हो रही है उसमें भी उनकी पूरी सरकार और पूरा तंत्र लगा हुआ है राज्य का कि घुसपैठियों को कैसे भारत का नागरिक साबित किया जाए, कैसे उनका नाम मतदाता सूची से हटने ना पाए। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने चुनौती बनकर कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी। घुसपैठियों के मुद्दे पर न तो कांग्रेस का कोई रुख है न सीपीएम का। सीपीएम है जिसने इसकी शुरुआत की थी, घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने की, और उस काम को नई ऊंचाई तक ले गई हैं ममता बनर्जी। इसलिए जब सीपीएम सत्ता से बाहर हुई तो घुसपैठिए ममता बनर्जी के साथ हो गए। कांग्रेस इस समय न 3 में है न 13 में, पूरे देश में उसका वही हाल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में और बुरा हाल है। और ममता बनर्जी भले इंडिया अलायंस से अभी बाहर ना हुई हो, लेकिन कांग्रेस से कोई सीटों का समझौता करेंगी या गठबंधन करेंगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो आते हैं उनके बयान पर। अभी देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पहली बात उनको ये समझाया कि आपस के जो झगड़े हैं पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपसी झगड़े बहुत हैं। उनका ये आपसी झगड़े का समय नहीं है, ये मिलकर काम करने का समय है। हमारा उद्देश्य बड़ा है, ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश की सुरक्षा की लड़ाई है। अगर पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बन गई तो देश के लिए खतरा होगा। इसलिए सारे मतभेद, सारे झगड़े भूल जाइए और मिलकर काम में जुट जाइए। केवल एसआईआर शुरू होने से टीएमसी में खलबली है, भगदड़ है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो बात कही, जो बयान दिया, उन्होंने एक तरह से देश के गृह मंत्री को धमकी दी और सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि आप जिस होटल में रुके हैं उस होटल से अगर बाहर निकल पा रहे हैं तो ये हमारी मेहरबानी है, हमारी वजह से। अगर हम नहीं चाहें तो आप होटल के बाहर निकल नहीं सकते। आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, चाहे जितने विरोधी रहे हों एक दूसरे को, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री को, कि आप इस प्रदेश में आए हैं, हमारे प्रदेश में जहां हमारी सरकार है वहां अगर आप सड़क पर निकल पा रहे हैं तो ये हमारी मेहरबानी से, अगर हम ना चाहें तो आप सड़क पर नहीं निकल सकते। यानी ममता बनर्जी धमका रही हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि सड़क पर निकलने की आपकी हिम्मत इसलिए हो रही है कि हम चुप हैं। इसका मतलब वो चाहें तो गृह मंत्री को सड़क पर पश्चिम बंगाल में निकलने न दें। ये कोई दुश्मन देश भी इस तरह की बात नहीं बोल सकता है। आज पाकिस्तान में चले जाएं गृह मंत्री, तब भी वहां के प्रधानमंत्री या जो है वहां का जो फील्ड मार्शल है वो भी इस तरह की बात नहीं बोल सकता। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं। सवाल है क्यों बोल रही हैं? ये उनकी हताशा है। आप याद कीजिए, वो 2016 का चुनाव हो विधानसभा का, या उससे पहले 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, या 2021 का विधानसभा का चुनाव हो, या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इस तरह की भाषा ममता बनर्जी कभी नहीं बोली। हमला जरूर करवाया भाजपा के नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं से, जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाई, पुलिस एक्शन करवाया, उनको जेल भिजवाया, ये सब किया उन्होंने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ, ये सब कुछ हुआ, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री को इस तरह की खुलेआम धमकी, ये बताता है कि ममता बनर्जी कितनी हताश है और उनकी हताशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के बयान अभी आपको आने वाले समय में और सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो अभी से अपनी हताशा की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं। इससे ज़्यादा और क्या धमकी देंगी वो? इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगी? वो ये नहीं कह रही कि आपको हम जीतने नहीं देंगे, वो ये नहीं कह रही कि हमारी सरकार इतनी अच्छी चल रही है, हमारी लोकप्रियता ऐसी है कि आपको जीत कभी नहीं मिलेगी, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार कभी नहीं बनेगी। भाई, आपके प्रतिद्वंदी है राजनीतिक, उनके बारे में ऐसा बोलना बड़ी स्वाभाविक बात है, लेकिन आप भाजपा के नेता को नहीं, देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही हैं।
इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा हताशा में हैं, आप पूरी तरह से अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। इस बयान से पहले उन्होंने गालियां दी, दुर्योधन, दुशासन, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, न जाने क्या क्या कहा। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एक खूबी है, वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के हमले से विचलित नहीं होते और बड़े धैर्य से जो है उसका सामना करते हैं, पलट कर जवाब नहीं देते। ये ट्रेनिंग उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली है। 3 प्रतिबंध लगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। कभी संघ के स्वयंसेवकों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। 3 बार झूठे आरोपों में प्रतिबंध लगा, 3 बार अदालत से प्रतिबंध हटा, लेकिन उससे पहले, उसके दौरान या उसके बाद कभी स्वयंसेवकों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी धैर्यपूर्वक, जैसे महाभारत में शिशुपाल की गालियां सुनते रहे भगवान कृष्ण, उस तरह से सुनते रहते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि लोगों की सहानुभूति जो गाली खा रहा होता है उसके प्रति हो जाती, गाली देने वाले के प्रति नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी और उनकी पार्टी। लेकिन उससे ममता बनर्जी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि वो पश्चिम बंगाल में अपराजेय है और भारतीय जनता पार्टी ने महापाप किया है उनको चुनौती देकर। और इस बार उनका सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है, उनको महसूस हो रहा है। वो जो राजनीतिक भूकंप है उसके झटके उनको महसूस हो रहे हैं और ये बयान उसी झटके का असर है, उसी की वजह से इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो आप मान कर चलिए कि पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। उसके संकेत खुद ममता बनर्जी दे रही हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।